नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मंदी से कैसे मिलेगी राहत की। जी हाँ, यूं तो लोग कयास लगा रहे हैं और हमारे देश में कयास ज़्यादा लगाया जा रहा है कि ये जो मंदी है वो 2008 की मंदी से ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाले हैं। दरअसल ये जो मंदी है, ये मंदी 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी होने जा रही है। याद करिए, 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी होने जा रही है। कोरोना अगर यूं ही चलता रहा, जिसके भी चलने के आसार हैं, तो जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 9 खरब डॉलर का नुकसान होगा विश्व जीडीपी को। 9 खरब डॉलर का ये होगा कोरोना, और जो वैश्विक जीडीपी है उसका 3% बर्बाद कर देगा। पहले ही 4% के आसपास, 3 से 4% के आसपास वैश्विक जीडीपी चल रही थी, और अगर 3% का नुकसान करता है तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा विश्व, खाली हमारा देश नहीं, पूरा विश्व कहां जाकर के रुकेगा। और ये पहली बार होगा जब 1930 के बाद विकसित और विकासशील देश दोनों एक साथ मंदी की चपेट में होंगे। अभी तक जब होता था तो अलग अलग होता था, या तो विकसित देश इसकी चपेट में आते थे या तो विकासशील देश इसकी चपेट में आते थे। लेकिन अब पहली बार दोनों एक साथ इसकी चपेट में आ जाएंगे। बात करें चाइना की, जहां से इसकी शुरुआत हुई। चाइना, जिसने पिछले 50 साल से अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, और खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर के तो उसने बहुत मजबूत कदम उठाए। 14 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था हो गई है, और उसको सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। 50 साल की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो रही है, संभालने की तमाम कोशिश कर रहा है लेकिन संभाल नहीं पा रहा है। बात भारत की करें, भारत पहले से ही एक महामारी से और गुजर ही रहा था, मंदी के दौर से भी गुजर रहा था। यहाँ नौकरियां 45 साल के सबसे ज्यादा शिखर पर पहुंच गई थी। जो बेरोजगारी थी, नौकरियां खत्म हो रही थी, बेरोजगारी 45 साल के शिखर पर थी, और ये आंकड़ा तब था जब ये 8 से 9% था। लेकिन अब 35% पर पहुंचने जा रहा है, ये अंदाजा लगा लीजिए। और जो हमारी जीडीपी है, लेकिन अच्छे वो 1.9% के आसपास रहने वाली है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो जो G20 देश हैं, उससे उनकी अगर तुलना किया जाए तो वहां पर भारत देश अग्रणी नजर आता है, वो आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। यानी कि उसकी जीडीपी में उतनी गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी जितनी गिरावट अन्य देशों में की जाएगी। लेकिन इससे हम इत्मीनान नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीडीपी ग्रोथ होगी मात्र 1.9%। अंदाजा लगा लीजिए, जो जीडीपी हमारी 9% तक पहुंच गई थी, 9.5% तक पहुंच गई थी, वो अब गिर करके 1.9% पर आ जाएगी। और ये इसके ज्यादा बढ़ने के आसार अभी नहीं है। 2021 की अगर हम बात करें तो जरूर 3-3.5% तक पहुंचने की इसके आसार है, और 22 में जाकर के थोड़ी राहत इसको जरूर मिल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस मंदी से कैसे निपटेंगे और कैसे मिलेगी राहत, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना के चलते महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और औद्योगिक घरानों समेत पूरे देश को ये समझाने की कोशिश की कि देश में अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर है। लेकिन आगे के खतरे के लिए आरबीआई ने अभी से आगाह कर दिया है। आरबीआई ने दुनिया में 9 ट्रिलियन डॉलर की नुकसान की आशंका जताई है, जो दुनिया भर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आर्थिक मोर्चों पर कोरोना वायरस आग में घी का काम कर रहा है।
कोरोना के कारण ऐसी तस्वीर बन रही है कि वैश्विक मंदी आना तय माना जा रहा है। कोरोना के चलते 2008 में आई मंदी जैसे हालात बनने लगभग तय हैं। कोरोना संकट से पहले ग्लोबल इकोनॉमी 3 से 4% की रेट पर चल रही थी, लेकिन अब इसमें 1% की गिरावट आना तय है। अगर ये 2 से 3% गिरकर 1% पे आ जाती है तो इसका सीधा असर भारत की आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। तस्वीर साफ है, मंदी की दस्तक दरवाजा खटखटा रही है। ऐसे में अगर लॉकडाउन की सीमा और बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बेपटरी होना तय है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ के बारे में अपना कोई आकलन पेश नहीं किया। 27 मार्च को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते समय भी रिजर्व बैंक ने परंपरा के विपरीत जीडीपी के बारे में कोई अनुमान नहीं दिया था। एक बार फिर गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ का कोई आकलन पेश न करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को बताया है। इससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ये आशंका गहराने लगी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। गौरतलब है कि इससे पहले कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.5 से 2.5% रहने की बात कह चुकी हैं। शक्तिकांत दास के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 और 22 में ग्रोथ तेजी से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ का हवाला देते हुए शक्तिकांत दास के मुताबिक 2020-21 में 1.9% ग्रोथ होने का अनुमान है, जो कि G20 देशों में सबसे तेज होगा। गौरतलब है कि पिछले एक साल से इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। जीडीपी के अनुमान को लेकर आंकड़ों पर पहले भी संदेह जताया जाता रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक अगर कोई अनुमान पेश करता तो उस पर लोगों का ज्यादा भरोसा होता, लेकिन रिजर्व बैंक ये आंकड़े पेश करने से बच रहा है। इससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि हालात वाकई बेहद खराब हैं। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह के काम धंधे बंद पड़े हैं और हर दिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में ही देश की जीडीपी को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक्टिव हैं। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक फिलहाल ये अभूतपूर्व संकट का वक्त है। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए रिवर्स रेपो रेट 4% घटाकर 3.75% कर दिया। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान, एमएफआई और एनबीएफसी को 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान, राज्यों को डब्ल्यूएमए सीमा 60% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। तस्वीर साफ है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितनी कारगर होगी ये कहना अभी मुश्किल है। मंदी से राहत कैसे मिलेगी ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज। जी हाँ, तो ये है पूरा आकलन। रिपोर्ट में देखा आपने कि कैसे कितना नुकसान होने जा रहा है और खासकर भारत की अगर बात करें तो इसकी हालत तो और भी खराब होने जा रही है। हम विकासशील देश हैं और विकासशील देशों को लगातार काम करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि उसकी इकोनॉमी बूस्टअप होती रहे और वो विकसित देश की ओर अग्रसर हो सके। लेकिन हम विकसित देश पर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, हम क्या विकासशील देश का अपना तमगा भी बचा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जनार्दन मिश्रा जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जनार्दन जी। एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हैं इंडस्ट्री के, कानपुर स्टूडियो से। आपका स्वागत है एनके सिंह साहब। और हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोजो पर, और साथ ही साथ में अतहर नईम साहब भी हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे हरीश जी का। हरीश जी, बड़ी संकट की घड़ी है, कैसे निपटेगी सरकार? को पार पाड़ने की एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति के भरोसे और जो उपाय आरबीआई द्वारा
सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सब को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना महामारी संकट के चलते जो अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हुई है, उसको भी हम एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसको पार करेंगे और इस चुनौती को भी भारत अवसर में बदलेगा। संदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह सकता हूँ। आज आप देखिए कि आरबीआई ने जहाँ अवार्ड को 50,000 करोड़ दिया, सिडनी को 20,000 करोड़ दिया, ये हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ दिया, और जो लघु मध्यम उद्योग हैं उनके लिए जो 50,000 करोड़ की बात उन्होंने कही है। इस तरह बैंकों की लिक्विडिटी के लिए आरबीआई ने कहा कि बैंकों में करेंसी की कोई कमी नहीं है, एटीएम में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए भी रेपो के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए और आरबीआई उस पे डाल रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जहां कई कदम इस तरह से उठाए जा रहे हैं, वही भारत की जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर निर्मला सीतारमण, वो भी विभिन्न उद्योग परिसंघों से लगातार जो विभिन्न व्यापारी संगठन है उनसे, उनमें लगातार उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने, जैसा कि आज अखबारों में खबरें हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने इस पर व्यापक चर्चा की है। और आप ये देखेंगे आईएमएफ भी जो भारत में लॉकडाउन से और जो अर्थव्यवस्था को जिस तरह की स्थितियां बनी, उसको लेकर के जो भारत सरकार ने कदम उठाए, उसकी आईएमएफ जैसी संस्था ने प्रशंसा की है। और ये बात ठीक है कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लगभग 21 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें ऐसा अनुमान समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहे हैं। परंतु इन सारी चुनौतियों से निपटने में हमारा नेतृत्व सक्षम है, भारत देश की जनता सक्षम है। हम सब मिलकर के इस चुनौती को पार करें। साहब, हरीश जी ने भरोसा दिलाया है कि हालांकि नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब मिलकर के इस चुनौती से पार पा लेंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हेलो जी अतैन साहब। हाँ विश्वकर्मा जी, मुझसे पूछा आपने, थोड़ा दोहरा दे, कट गया था जी, आवाज कट रही थी। जी जी, सवाल आपसे ही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी कह रहे हैं कि चिंता की बात है, लेकिन हम चुनौतियों का सामना कर लेंगे और इससे उबर जाएंगे। वो इत्मीनान दिला रहे हैं, कह रहे हैं हम सब लोग मिल करके इस संकट से उबर जाएंगे। जी 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 जी, मैंने उनका श्रीवास्तव जी का 3 मिनट का उद्बोधन जो आपके प्राइमरी समय में 40 सेकंड का होता है सुना। उनके इत्मीनान में ऐसा क्या दिखा, या सरकार का आरबीआई के माध्यम से रिवर्स रेपो रेट कम करने का क्या लाभ दिखता है, ये विस्तार से जब इस अवधि के बाद 40 सेकंड के बाद आएंगे तो मैं कहूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि बड़े घरानों को जो पहले से एनपीए चला आ रहा था, वो अब बैंक को लोन लेने के लिए तमाम अधिकारी भी डरेंगे, मैनेजर वगैरह, क्योंकि कार्रवाई हो रही है और कोई लोन लेगा नहीं, क्योंकि बिक्री कहाँ होगी। बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता है, और विशेष रूप से छोटे उद्योगों को, विशेष रूप से छोटे पूंजी वालों को, जो सबके सब बिल्कुल लाचार और मजबूर हो रहे हैं आगे आने वाले समय में। एक बात, दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 था और ये 20-21, ये कोरोना का आक्रमण लॉकडाउन का शुरू हुआ है 25 से, यानी 6 दिन उस वित्तीय वर्ष के बचे थे। कृपया करके सबको 6 साल की आर्थिक नाकामियों को इस कोरोना के आक्रमण से ढकने का प्रयास न करें। वो अलग हिसाब हो, और बाकी जो मंदी थी और जीडीपी गिरने की, ये अलग बात होनी चाहिए। कोरोना का इफेक्ट तो अभी आगे आएगा, अभी समय लगेगा। जी ठीक है तरनीम साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास में। एनके सिंह साहब का रुख करेंगे। सिंह साहब, आपने तो लंबे समय तक इंडस्ट्री को देखा है, और 2008 में भी जब मंदी आई थी उस समय भी आपने बहुत नजदीक से इन सबको महसूस किया था। आपको क्या लगता है कि क्या हम इस मंदी से उबर पाएंगे? देखिए, 2008 की मंदी से ये मंदी बहुत बड़ी है।
इसको ग्रेट रिसेशन भी कह सकते हैं। जी इस समय हमारा देश तो बहुत महान है और हर तरह की मुसीबतों से लड़ने में सक्षम है। इसी तरह कोरोना से भी हम बाहर निकल कर आएंगे, लेकिन इस समय हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। हमें उद्योगों को पनपाना है और विशेष तौर पर एमएसएमई को, क्योंकि एमएसएमई में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अगर हमें भूखमरी से बचना है, रिसेशन से बचना है, तो हमें एमएसएमई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यद्यपि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अपनी घोषणाएं कर रहा है, राहत पैकेज दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूं शायद वो राहत पैकेज पर्याप्त नहीं है। जो भी पैकेज दिए जा रहे हैं वो धरती पर हमें क्या नतीजा देते हैं इस पर निर्भर करेगा। और हमें पैकेज से ज़्यादा जो भी हम सुविधाएं देते हैं उनको धरातल पर लाने की ज़रूरत है। हमारे पास नियम भी बहुत हैं, लेकिन उन नियमों को हमें धरातल पर सही तरह से लाने की ही आवश्यकता है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। कोरोना का जो कारण है जिससे आर्थिक मंदी हो रही है, उसका रिजल्ट है लॉकडाउन, और लॉकडाउन का रिजल्ट है पूर्ण बंदी। इसमें सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है, कोई उद्योग नहीं चल रहा है। इसके चलते आगे भूखमरी की भी संभावना है। बेरोजगारी तो चरम पर है ही, और भूख सबसे पहले होती है। अगर भूख का निदान नहीं होगा तो आगे कोई भी कार्रवाई संभव नहीं होगी। इसके लिए हमारे सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, उसको दखलंदाजी करनी पड़ेगी, और सरकार की दखलंदाजी सामाजिक स्तर पर भी हो। शॉर्ट टर्म उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए, मीडियम टर्म पॉलिसी बनाई जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। तुरंत हमें जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है, हमारे पास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, विशेष तौर पर हमें खाद्य इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करना है। अगर हम आंकड़े को देखें तो 14% इंडस्ट्रीज जो हैं वो खाद्यान्न वाली हैं, जो कि खाने का सामान बनाती हैं, खाद्य सामग्री बनाती हैं। उनको चलाए रखने के लिए हमें पूरी चेन की आवश्यकता होती है। सप्लाई चेन हो, रॉ मटेरियल की चेन हो, मैन पावर की चेन हो। इस समय सबसे बड़ी समस्या मैन पावर की आने वाली है। हर एक इंडस्ट्री की अपनी ज़रूरत मैन पावर की होती है। उसमें कुछ प्रवासी भी होते हैं, कुछ अप्रवासी होते हैं। जो अप्रवासी हैं उनकी अपनी अलग तरह की समस्या है, प्रवासी हैं उनकी अलग तरह की समस्या है। तो हमें उन दोनों समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हम जितने भी लोग इंडस्ट्री को लगाएं और उनको चलवाने का प्रयास करें, उसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन करें, और उस प्रोडक्शन की मार्केटेबिलिटी के लिए भी आवश्यक है। ठीक है जी, बिल्कुल। मार्केटेबिलिटी के लिए आवश्यक है, मार्केटेबिलिटी की भी जरूरत है जी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो गया और माल नहीं बिका तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और ठीक है सिंह साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास में, आपके अनुभव का पूरा लाभ भी उठाएंगे। जनार्दन जी हमारे साथ जुड़े। जनार्दन, आपने सुना इनके सिंह साहब कह रहे हैं कि कई चीजों के लिए इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता महोदय के बयान से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा इच्छा शक्ति और देश अब साथ खड़ा हुआ। देखिए, इच्छा शक्ति मात्र से ही बड़े बदलाव नहीं आने वाले हैं। ये एक मतलब बहुत ऐसा कभी हुआ नहीं है, और इसकी भयावहता आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे कंट्रीज में 20 मिलियन अमेरिकन की नौकरी खत्म हो चुकी है, वहां पे उनके बेरोजगारी उनको हुई है। तो ये स्थिति जब अमेरिका जो डेवलप कंट्री है, सबसे आगे उसका ग्रोथ रेट रहता है, उसके साथ है, तो हमारा सिचुएशन आप समझ सकते हैं कहाँ पे हम जा रहे हैं। उसके लिए स्ट्रेटेजिकल प्लान्स बनाने पड़ेंगे, जैसा कि हमारे साथ में पैनलिस्ट जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब थे, उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ हमें उतरना पड़ेगा। और देखिए, अभी अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो मार्केट नहीं है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करते हैं तो ना सिर्फ अपने देश में जो ये जो भूखमरी की कंडीशन बनने वाली, उसमें भी हम एक काबू पा सकते हैं, और एग्रीकल्चर से हम अपने जो रेवेन्यू है, फॉरेन रेवेन्यू है, उससे उसको भी एक बूस्टअप दे सकते हैं। तो इस तरह के प्लान्स के साथ में हमें आना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। और जो अभी खबरें आई हैं कि 20 तारीख से 11 इंडस्ट्रीज को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ
प्रदेश सरकार चालू करने वाली है, तो वो भी धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि अभी सालों लग जाएंगे इस चीज को वापस नॉर्मलाइज करने में। ग्रोथ रेट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नॉर्मल एक लेवल पे लाने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। वापस अपने खाली जितना मिनिमम था उतने पाने में ही हमको काफी लंबा समय लग जाएगा। हरीश जी का रुख करते हैं। हरीश जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने देखा है पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर एनके सिंह साहब भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं और अतैर नईम साहब ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। आप जवाब देना पसंद करेंगे? वैश्विक संकट है, लेकिन हम आशावादी लोग, हम जी हरीश जी, जी हम आशावादी लोग हैं और इस बिल्कुल बड़े संकट का उसी आशा, विश्वास और भरोसे के साथ हम इस चुनौती को फेस करेंगे। और जहां तक एनके सिंह साहब कह रहे थे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी बनाने की, लगातार सरकार विभिन्न स्तरों पर विचार विनिमय करके दूसरे जो आर्थिक पैकेज देना चाहती है उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। और वो ये आप देखिए, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, उसी स्ट्रेटजी के तहत जिन 11 उद्योगों को पहल किया है, उनको 20 तारीख के बाद उनको शुरू करने की बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के, सीमेंट, लोहा, इन उद्योगों को लेकर के महत्वपूर्ण बात कही, वो सुन लीजिए जी। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन परचेसिंग कहां पर होगी, लोग खरीदेंगे कैसे, क्योंकि लोगों के पास में खरीदने का पैसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये देश जो है, ये देश की जो अंतरशक्ति है, उन अंतरशक्ति के तहत ये सारी चीजें ठीक है, परचेसिंग पावर कम हुई है, लेकिन जो भारतीय स्वभाव है, लोगों में बचत का स्वभाव है, लोग हर मुसीबत में कुछ अपनी घर की बचत रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये जो इकोनॉमी है एकदम बेपटरी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि हम आशा, विश्वास और भरोसे के बचत साथ, जब नोटबंदी हुई थी तो सारी बचत निकल गई थी उसमें। नहीं, उसके बावजूद देखिए, हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो स्वभाव है, हम उसके परंपरागत तरीके से हम उस व्यवहार को जीवन रखते हैं। और ठीक है, मैंने ये बात प्रारंभ में कही कि बड़ा संकट है और बड़ी आर्थिक कठिनाई है, लेकिन इन सारी कठिनाइयों को लगातार सरकार की एक एक चीजों पे सूक्ष्म अध्ययन कर रही है और सूक्ष्मता के साथ विभिन्न स्तरों पर उस पर विचार विमर्श कर रही है। और सरकार उन सभी विषयों को लेकर के जी बिल्कुल ठीक बात, प्लानिंग है वो कर रही है। एक और सवाल ले लेते हैं आपसे जल्दी से। सिंह साहब ने एक सवाल खड़ा किया था, वो सवाल ये है कि चीजों को धरातल पर खरा उतारना पड़ेगा, जो स्कीम्स बनाई जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए प्रदीप जी, लोगों को विश्वास भरोसा होना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लॉकडाउन की जो घोषणा थी, उसका पूरे देश ने पालन किया और 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों तक बिना निःशुल्क अन्न पहुंचा, लोगों के पास रोटी पहुंची, 20 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचा, मनरेगा मजदूर के खातों में पैसा पहुंचा, जो वृद्धा हैं, जो विकलांग हैं, उनके खाते में पैसा पहुंचा। और डीबीटीएल के माध्यम से इसी तरह जो निराश्रित हैं, उन लोगों की भी मदद के लिए सरकार, जिनके पास बैंक खाते नहीं है, उनको भी सरकार मदद कर रही है। तो शर्मा जी ने तो और सिंह साहब ने कहा, जिस बड़े स्तर पर ये सरकार काम कर रही है, जन सहयोग भी सबका है, सब लोग, समाज का भी सहयोग है, सरकारी मशीनरी भी पूरी तरह से लगी है, सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। तो आप ये विश्वास रखें कि जो भी चीजें सरकार लाएगी वो धरातल पर उतरेगी। ठीक है, अतैर नईम साहब, आपने कहा कि पिछले 6 साल की नाकामियों को छुपाया जा रहा है इस कोरोना के बीच में, और अगर हम यूं कहें कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही थी, और इतिहास पर नजर रखें तो आप लोगों ने भी उसका
सही ढंग से उसको रास्ते पर नहीं लाए थे। तो आरोप लगेंगे तो सब तरफ लगेंगे ना। नहीं, अगर हमने मान लिया कि हमारे अंदर कोई कमी रही तो ये 6 साल से तो सब कुछ बहुत ठीक करने वाले हैं। अभी जो इन्होंने कहा, 2 बातों का मैं उत्तर दे लूं कि लोहा और सीमेंट उद्योग को चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको परचेज कौन करेगा, क्रय शक्ति कहाँ है, खरीदेगा कौन, उपभोग कौन करेगा। दूसरे 80 करोड़ लोगों को इन्होंने भोजन करा दिया पूरे देश में। ये इतना हास्यास्पद है, इतना हास्यास्पद है कि तमाम वीडियो और तस्वीरें गवाह हैं कि लोग भुखमरी से किस बुरी तरह से लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। लाखों लाख लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को खिला दिया। इनको स्तुति गानी करना है केवल। देश बहुत संकट में आ गया है, 6 साल से बर्बादी थी, अब और महाबर्बादी हो गई है। इसका कोई प्लान नहीं है। ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर आदमी तक खाना नहीं पहुंच पाया है। जी जी, देखिए कुछ लोगों को जो डेस्परेशन का सिंड्रोम है कि वो लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक चिंतन करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, इनका धरातल से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों की बात पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। आज देश का एक एक नागरिक जनता टिप्पणी सरकार करेगी, बहुत जल्द जनता टिप्पणी करेगी। अरे आप जनता नहीं टिप्पणी कर रही है, आप जैसे नकारात्मक सोच के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अरे ये अभी जनता को आप नकारात्मक कह रहे हैं। आपको नकारात्मक कह रहा हूँ, आपको नकारात्मक कह रहा हूँ, जनता नहीं नकारात्मक है। नहीं साहब, आप जैसे लोग नकारात्मक, आप जनता तो बहुत धैर्य पूर्वक इस आपदा को पार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप जैसे जो नकारात्मक लोग हैं, आप जैसे नकारात्मक लोगों की सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता साथ दे रही है कि शायद इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए, मगर आपके पास कोई एक कार्य योजना ठोस नहीं है। आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जनता को कुछ कहने आई, आर्थिक स्थिति पे कुछ बताने आई? उनको कहना चाहिए, सामने आना चाहिए। आपको नहीं सुनाई पड़ेगा नहीं साहब, क्योंकि आप नकारात्मक सोच से पूरी तरह भरे हुए हैं। अरे इसलिए जो नकारात्मकता से भरा हुआ है उसको कब तक एक रटा हुआ वक्तव्य देते रहेंगे? किस दिन कोरोना महामारी के बाद वित्त मंत्री जी कब आई है? लोग थक गए, आप जैसी वित्त मंत्री जी कब आई हैं? आप बताइए, वित्त मंत्री जी ने कब? ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चला। हरीश जी, आचार्य नेम साहब, दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम फिर से वही खाद्यान्न के उसमें फंस गए कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और विपक्ष कह रहा है नहीं मिल रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है 80 करोड़ लोगों तक खाना हमने पहुंचा दिया है। लेकिन इन सब के बीच हम आज बात कर रहे हैं मंदी की। इस मंदी के दौर में राहत कैसे मिलेगी, हम सवाल उस पर खड़े कर रहे हैं। वापस उसी सवाल पर आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एनके सिंह साहब के एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाएंगे और उन्हीं से कहेंगे कि वो जो हमारे मेहमान है उनसे सवाल पूछ ले, चर्चा करें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंह साहब का रुख करेंगे। एनके सिंह साहब, आपने जो सवाल खड़े किए, हमने उनका जवाब जानने की कोशिश की हरीश जी से, अतहर नईम से भी। आप सीधे हरीश जी से भी सवाल पूछ सकते हैं और अतहर नईम साहब से भी। हरीश जी ने बहुत अच्छा कहा है कि वो पूरा देश हमारा सकारात्मक है, होना भी चाहिए, लेकिन सकारात्मक के साथ साथ हमें व्यवहारिक होने की भी जरूरत है। जी। जो पॉलिसीज बन रही हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी इम्पैक्ट स्टडी भी कराई जाए कि उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और इसको हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी की तरह का मामला है और सभी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो सोशल इम्पैक्ट हो चाहे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि उसको हम इम्पैक्ट देखते रहें क्या हो रहा है। काफ़ी सरकार ने किया है, लेकिन अभी हमें कुछ व्यावहारिक चीज़ें करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें कोई भी सेक्टर है उसमें इस समय ज़रूरत है कि करेंसी में बहुत सारे सिक्के आ रहे हैं। ये एक ऐसा व्यवहारिक पहलू है जिसमें कि करेंसी को अपनी लिक्विडिटी को कम कर दिया है। सिक्के चल नहीं रहे हैं, सिक्के लोग ले नहीं रहे हैं, बैंक में जमा नहीं हो रहे हैं। बैंक का आदेश ये है कि आरबीआई ने निर्देश दिया हुआ है कि बैंक सिक्के लें, लेकिन व्यवहारिकता में सिक्के नहीं लेते हैं। इसके अलावा हमें सेक्टर वाइज ठीक बात है, देखने की जरूरत है। जी, उदाहरण के तौर पे जैसे स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद होने में जो लोग टैक्सी चला रहे हैं, मतलब स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं, और किसी ने अगर लोन ले रखा है तो उसकी किस्त तो जाएगी, लेकिन इस बीच में ना तो उसको पेमेंट मिलेगा और ना ही वो किस्त जमा कर पाएगा। तो इसके लिए निर्देश तो हैं कि किस्त की ना ली जाए। जी, मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। जी, सरकार ने अगले मई तक ये जो ईएमआई है उसको रोक दिया है कि अभी आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दूसरा लेकिन काम किया है कि जो कंपनी एनपीए, जी मैं एक चीज और कर दूं सर, लेकिन जो कंपनी एनपीए होने जा रही थी उन पर भी रोक लगा दी गई है। जी नहीं, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि उसमें कहा गया है कि आपको बताना पड़ेगा कि हम इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, और ये जबकि सार्वजनिक तौर पर ये मंदी पूरे देश में है, तो इसमें इसका ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सबकी एक किस्त माफ कर दी गई 3 महीने के लिए। एक आपने राइडर लगा दिया है कि हर आदमी को जाके वहां बताना पड़ेगा कि हम जो है किस्त नहीं देते। माफ तो नहीं है सिंह साहब, माफ तो नहीं किया है, लेकिन पोस्टपोन जरूर कर दिया है। पोस्टपोन करने की मैं बात, आपको किस्त देनी ही पड़ेगी। पोस्टपोन करने की ही मैं पोस्टपोन करने की ही बात कर रहा हूँ। उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिसका भी लोन है वो 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाता है। इसमें आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और लॉकडाउन है तो अप्रोच कैसे करेगा आदमी। तो चीज़ों को सिंपल करने की आवश्यकता है, और हमें सेक्टरल बेस पर देखना पड़ेगा। स्कूल से जुड़े हुए मसले हैं, बेरोजगारी से जुड़े हुए मसले हैं, इसके अलावा दैनिक भोगी लोगों के मसले हैं। जब आप माइक्रो लेवल पर सेक्टरल विचार करेंगे तभी हम इससे निजात पा पाएंगे, और इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होंगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। एक चीज और, जी जैसे उद्योग चलाने की बात, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। एक चीज हम आपसे और समझ लेते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, पैसे नहीं है, और उसको इंफ्यूज करने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं।
रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है एक बार फिर आज से, और ये 1 महीने में 2 बार कटौती की गई है। देखिए ये क्या मनी इन्फ्यूज कर पाएगा मार्केट में? देखिए इस समय हमारे पास जो भी लिक्विडिटी है उसको, हमारी जो मानसिकता है भारतीयों की, उस मानसिकता के दृष्टिकोण से भी हमें देखना चाहिए। और हमें बैंकों को, जैसे उद्योगों को इस समय 20 अपना जो भी आपका टर्नओवर होता है उसका 20% वर्किंग कैपिटल दिया जाता है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्किंग कैपिटल की लिमिट स्वतः उनको जो है कम से कम 1.5 गुनी कर देनी चाहिए, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे और लोगों के पास पैसा जब मार्केट में आएगा तो वो उसको ज़्यादा समय तक क्रेडिट भी दे पाएंगे। तो क्रेडिट देने में लोगों को फिर परचेजिंग पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। और इसी तरह से हर सेक्टर में हमें ये देखना ही पड़ेगा कौन से सेक्टर की हमें तुरंत आवश्यकता है। जैसे स्टील सेक्टर किया, सीमेंट सेक्टर किया। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर की हमें तुरंत आवश्यकता नहीं है। हमें तुरंत आवश्यकता है कि हम बेरोजगारी को रोकें, खाने पीने की सामग्री तैयार करें। और इसमें भी हमें इतना व्यवहारिक होने की आवश्यकता है कि अगर हम खाद्य सेक्टर के लेते हैं तो खाद्य सेक्टर में कहा था आटा, दाल, चावल हम आपको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुरमुरा बना रहा है या तो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों को बहुत व्यवहारिक तरीके से देखने की आवश्यकता और गहन विचार करने की आवश्यकता है। जब तक हम इस पर गहन विचार नहीं करेंगे, व्यवहारिक तरीके से इन सब चीजों को देखने की जरूरत है जी, और गहन आवश्यकता है कि हम सेक्टरल विचार। सवाल और आपसे कर लेते हैं। जी, सरकार, बिल्कुल, सरकार ने 500 रुपए, 1000 रुपए लोगों को देने की बात कही है। क्या ये पर्याप्त है कि वो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ा पाएगी? मेरे विचार से ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसको हमें अन्य देशों की तुलना में, हमारा देश गरीब जरूर है, लेकिन हमारे पास इस समय पर्याप्त भंडार हैं, अन्न के भी हैं और धन के भी हैं। हमें कुछ चीज़ें डाइवर्ट कर देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो हमारी सड़क निधि है, जो हम पेट्रोल पे और डीजल पे हमेशा लेते हैं, उसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए। उसको हमें हेल्थ में और एम्प्लॉयमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और देशों ने किया भी है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ है। जो एलोकेशन किया गया है, मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। नहीं खाद्यान्न का एलोकेशन, और खाद्यान्न का जहाँ तक सवाल है, इस समय हमें सबको इसमें, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, जो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा लेने के लिए जो उस धनराशि उस ये बात तो जमा। कही गई सिंह साहब जी, ये कह दिया गया कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी पैसा मिलेगा और उसको भी खाद्यान्न मिलेगा। ये तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया, सरकार ने कर दिया है। अच्छा, अभी तो मुझे नहीं जानकारी की आदेश जारी हुए हैं, और आगे 3 महीने तक के लिए जी आगे 3 नहीं, आदेश हो रहे हैं। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा था कि आपने कहा कि अभी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है। हरी जी, एक सवाल और पूछ लूं, फिर आप ही के बताऊंगा, पूरा जवाब लूंगा आपसे। एनके सिंह साहब, एक सवाल और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा कि 500 और 1000 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। क्या हेलीकॉप्टर मनी देनी चाहिए? फिर से बताएं, मैं सुन नहीं पाया। हेलीकॉप्टर मनी से हमारा मतलब वो है, इतिहास में एक बार जो की गई थी जी, नहीं, उनको मनी पर्याप्त, एक हेलीकॉप्टर से पैसों को गिराया जाए नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे गिराए नहीं जाने चाहिए, लेकिन पैसों की डिलीवरी की जा सकती है। और तो पैसे कैसे पहुंचेंगे लोगों तक? आप मोबाइल वैन कर सकते हैं, मोबाइल वैन में स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी का और व्यावहारिकता का, दोनों का मिश्रण करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप मोबाइल वैन यूज करें, इतिहास में एक बार हेलीकॉप्टर मनी की चर्चा हुई थी अच्छे से। एग्रीकल्चर मनी नहीं, मैं समझा नहीं, हेलीकॉप्टर मनी की नहीं, हेलीकॉप्टर मनी इंडिया में मनी वो होती है जो सीधे हवाई जहाज से जी नहीं, वो नहीं दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान में हवाई जहाज से गिराई जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है। नहीं, वो हिंदुस्तान में देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की जो कंडीशन है उसमें इस तरह की मनी नहीं दी जानी। ठीक है जी जी, मनी देने के बहुत सारे तरीके हैं। हरीश जी का, हरीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? दो तीन बातें सिंह साहब के संज्ञान में वैसे होंगी, लेकिन मैं फिर उसको बताना चाहता हूँ कि देखिए, राशन 3 महीने तक निःशुल्क सरकार दे ही रही है, और ये पैसा अलग से, वो चाहे बीपीएल कार्ड होल्डर हो, चाहे अंत्योदय कार्ड होल्डर हो, चाहे वो विकलांग हो, मनरेगा, सबको
ये 3 महीने तक, आगे 3 महीने तक पैसा भी और राशन भी सरकार तो दे ही रही है। और जहां तक बात है लिक्विडिटी की, आरबीआई का आज ही आया कि बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं है, एटीएम में के पास पैसे की कमी है, एटीएम में भी सब एटीएम ऑपरेटिव है। और तीसरी चीज जो मोबाइल बैंक की बात कर रहे थे, पैसा तो डीबीटीएल के माध्यम से सरकार डाल ही रही है, वो उनके अकाउंट में पहुंच ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी पोस्टल और ये जो मोबाइल जो पोस्टल बैंकों के माध्यम से भी सीधे भी पैसा गरीब लोगों तक पहुंचा रही सरकार। तो सरकार जो भी टेक्नोलॉजी का है उसका भी उपयोग कर रही है, अपने तंत्र का भी उपयोग कर रही है, स्वयंसेवी संगठनों और ये लोग भी इनको भी प्रेरित कर रही है सरकार मदद के लिए, और सब पूरी तरह से लगे भी हैं। जो आयोजन सारी जो कार्यप्रणाली आती रहती है। इसके अलावा ठीक है 35,000 करोड़ रुपया। ठीक है अनिल जी। प्रदीप जी 2-3 मैं और आपको बता दें, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड में जो 35,000 करोड़ रुपया है वो भी इसी तरीके से जो गरीब लोग हैं जो उनके लिए सरकार उसको भी उसी में उपयोग करेगी। और जो जिलों में निधि में जो पैसे हैं उनका स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार उपयोग करेगी। इसके अलावा जो व्यवहारिक की बात सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आ रहा हूं हरी जी, दोबारा से आपके पास आऊंगा जी। सिंह साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो बात आपने कही कि पैसे भेज दिए गए हैं, उनकी व्यावहारिकता ये है कि बैंकों में इतनी लंबी लाइन लग रही है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा पा रही है और उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, चूँकि सारे जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव कराने के लिए पहले 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं, फिर उसमें 500 रुपये आते हैं, तब उससे विड्रॉल होता है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको डिस्पेंसिंग कराई जाए, बिल्कुल तमाम होम डिलीवरी कराई जाए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है और हमें इसके लिए हॉलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। सारी चीज़ों को हमें एक तरह से देखेंगे तभी काम चल सकता है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसका सुचारू पालन करना पड़ेगा। सरकार तो कराई रही, लेकिन ठीक है जी। जनार्दन जी आप क्या कुछ कहना, आपने सारे लोगों को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहली बात तो देखिए एकदम से जो वैश्विक आपदा आई है इसमें आप राशन बांटना और पैसे देना ये एक फौरी कार्रवाई है, तुरंत अभी आप कर सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म में आप नहीं खींच सकते। आप सिर्फ आप ये कहें कि उसके आगे भी ये चलता रहेगा तो नहीं हो सकता। तो वहां पर आपको परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ा। कैसे बढ़ाए? वही चीज उस पर मैं आना चाहता हूँ। मनरेगा शुरू कर दिया, लोगों के हाथ में पैसा दे दिया, आप उद्योग शुरू करा रहे, ये सारे काम तो किए जा रहे हैं ना। वो वही उसी चीज पे मैं प्रदीप जी आगे फोकस करना चाहता था। देखिए हेल्थ, एजुकेशन और टेक्सटाइल ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज कहीं ज्यादा है। आप देखिए एजुकेशन में भी प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा कि कितना बड़ी फीस होती थी। तो क्वालिटी एजुकेशन देने में ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा कम पैसे में उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। ये जो मैनेजर्स हैं जो बड़े बड़े वो हेल्थ के टाइकून्स हो चुके हैं, उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। मेडिकल में भी आपने देखा प्रधानमंत्री जी को खुद आना पड़ा, उन्होंने कई सेवाओं को शुरू किया, जनसेवा केंद्र शुरू किए, औषधि वहां पे कम पैसे में मिलने लगी। तो एक बड़ा मार्जिन होता है मेडिकल सेक्टर में। अगर उस चीज पे भी हम लोग वहां पे वर्कआउट करेंगे तो एक प्रॉफिट परसेंटेज कम करके यहां से एक जनरेशन हो सकता है। हरीश जी आएंगे आपके बाद, रुकिए जी। उसी तरीके से टेक्सटाइल क्षेत्र में भी एक बड़ा एक वो है जिसमें प्रॉफिट का बहुत बड़ा होता है। अगर ये ऐसे हम लोग बात करेंगे तभी हम लोग ये एक बड़े क्षेत्र में जॉब जनरेशन और एक परचेजिंग पावर जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। जी चलिए, अतैब नईम साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं तो पूरा समय चाहता था, एसके सिंह साहब बहुत बेहतर बात कह रहे हैं, मिश्रा जी ने भी कही, लेकिन एसके सिंह साहब ने वास्तविकता, धरातल और व्यवहारिकता पर जितनी बातें कही सब अच्छी हैं, सबका समर्थन है। मैं दो बातें विशेष रूप से सिंह साहब की कह के हरीश श्रीवास्तव जी की बात पे आऊंगा। सिंह साहब ने बताया कि मार्केट में सिक्के बहुत आ गए। ये सिक्के कब आए थे? जब नोटबंदी के बाद बैंक चलने लगे तो महीने डेढ़ महीने बाद सरकार ने आदेश दिया कि जितना सिक्का डंप है, नोट नहीं छप पा रहा, उसको दे दो। और व्यापारी परेशान हो गया, वापस बैंकों ने लिया नहीं। वो कारण है कि आज भी सिक्के फैले हुए हैं देश भर के बाजारों में और बैंक लेता नहीं है। ये व्यवहारिकता की इनकी विफलता है। नंबर
नंबर 2, अभी सिंह साहब ने कहा कि 500 रुपए के लिए लाइन लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। 500 रुपए पहले जमा करे, फिर 500 रुपए निकाले। ये है उनका 80 करोड़ को भोजन करा देना। बिल्कुल हास्यास्पद ये स्तुति गान करते हैं, जिससे जनता को बिल्कुल विश्वास उठ चुका है कि जो ये कह रहे हैं सब का सब गलत बयानी पर है। इनको ये चाहिए कि सरकार से कहें, सुझाव दें, नेता हैं, कि जैसे जनता से लेते आए, अब कुछ महीने तक जनता को देने का अवसर आया है। बहुत बड़ी विपदा है। अब जनता को ये न कहें कि थोड़े दिन के लिए EMI बंद हो गई या थोड़ा ब्याज थोड़ा शिथिल कर दिया जाएगा। छूट देनी पड़ेगी, बड़ी छूट देनी पड़ेगी, मध्यम और कमजोर दे तो रहे ना जी साहब। अतः ने तब सवाल सुन लीजिए, 2 बार 3 बार आर्थिक राहत का ऐलान किया जा चुका है। सीतारमण भी कर चुकी है, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। 1,70,000 करोड़ का हुआ, उद्योगों को राहत दी गई। आज फिर रिवर्स रेपो रेट कम किया गया, 1 लाख करोड़ की पूंजी को इन्फ्यूज किया गया, तो वापस तो किया जा रहा ना पैसा। होना और जमीन पर व्यवहारिक दिखाई देना वो बहुत अलग अलग की बात अब तक सिद्ध हुई है सरकार में। जितना कुछ जो कुछ कहा गया, जैसे इनके जितने शौचालय बने, जमीन पे जाके धरातल पर देख लीजिए, सब हकीकत है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आज जो इतनी बड़ी विपदा है उसमें मेरा एक ही अनुरोध है कि क्रूर न होकर बहुत विनम्र होकर के जनता को राहत देने और उसको पैसे देने की आवश्यकता है, ताकि वो भोजन कर सके, दवाई कर सके। मकान नहीं बनाएगा, निर्माण नहीं करेगा, कुछ उसका समय नहीं है। भोजन और दवाई की जीविका कैसे चले, जीवित कैसे रहे। मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का समय ठीक करें आप। ठीक है, आएंगे आपके पास में। सिंह साहब, एनके सिंह साहब, ये मुश्किल ये है, पैसा पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही, लेकिन पैसा कैसे पहुंचे। मोबाइल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। आरबीआई ने जो मिनिमम बैलेंस रखने की बात की थी, हालांकि अब वो नियम हटा लिए गए हैं, लेकिन उसकी वजह से तमाम खाते बंद हो गए हैं। तो क्या सरकार को सारे खाते खोल देने चाहिए? बिल्कुल, सरकार को वर्तमान परिस्थिति में सारे खाते खोल देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप ये कर सकते हैं, अपना KYC रिवाइव करा दें, लेकिन खाते जरूर खोल देने चाहिए। इसमें ये खत्म कर देना चाहिए कि आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल हरीश जी, ये बड़ा मुश्किल है कि आरबीआई ने हालांकि अभी ये नियम खत्म किया है, लेकिन पहले तक ये नियम था कि आपको मिनिमम बैलेंस उसमें रखना ही पड़ता था, जिसकी वजह से बैंकों को हजारों करोड़ का फायदा होता है, लेकिन गरीब आदमी उससे मर जाता है। ऐसे में क्या सारे बैंक अकाउंट को बिना जो मिनिमम बैलेंस वाले जिनकी वजह से बंद हुआ है, सबको नहीं खोल देना चाहिए? ये जो सुझाव आया है, मुझे लगता है कि अच्छा सुझाव है और मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, जो सुझाव आया है। और मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक भी है लोगों। और जहाँ तक सिंह साहब एक बात कह रहे थे, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट जो 20 तारीख से जो उद्योगों को, MSME को ये खोलने की जो सुविधाएं दी जा रही, उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी है। और सीमेंट और लोहे की जो बात कही, निर्माण शुरू होंगे तो उससे जो लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। तमाम लोग निर्माण के कार्यों में लगेंगे, इंजीनियर से लेकर के मजदूर तक सब उसमें इन्वॉल्व होंगे। सड़कें और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं वो प्रारंभ होंगे, तो बड़े स्तर पर लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और उनको रोजगार भी मिलेगा और उससे उपार्जन भी मिलेगा। और जो विभिन्न क्षेत्रों की जिन इकाइयों को दृष्टिगत रख के सरकार ने किया है, उनमें सब ये दोनों पहलू निहित है। ठीक है सिंह साहब, आपके पास आएंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप ही के पास आ रहा हूं। चाइना की जो $14 ट्रिलियन इकोनॉमी थी वो ध्वस्त होती जा रही है और तमाम कंपनियां वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है इंडिया के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे? देखिए, इसमें मेरा विचार बिल्कुल अलग है। हर देश की परिस्थिति और वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों की मानसिकता फ़र्क होती। चाइना के लोगों की जो मानसिकता थी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गए, वो कोऑपरेटिव पर बहुत विश्वास रखते हैं और अगर एक ऑर्डर किसी को मिलेगा तो वो मना नहीं करेगा और सब लोग मिल के उस ऑर्डर को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव फेल हुआ है, ये सबको मालूम है। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था बहुत से चला, केवल कुछ कोऑपरेटिव बैंक चले हैं, उनमें भी घोटाले हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें फैक्टर्स आए हैं।
तो यहाँ की हमारी मानसिकता बिल्कुल अलग है। हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा ट्रेडिशनल उद्योगों के ऊपर। हमें अपनी एक इकाई निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमारी डेवलपमेंट की, विकास की क्या इकाई होगी, और उस इकाई में हमें किस सेक्टर में आगे जाना पड़ेगा। सीमेंट और सरिया ये सब बहुत ज़रूरी हैं, कोर सेक्टर हैं, लेकिन इस समय ये कोर सेक्टर नहीं हो सकते। इस समय हमें ज़रूरत है खाद्यान्न की, और हमें हर सेक्टर के लिए माइक्रो लेवल पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और उसको हमें उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा सीमेंट और सरिया से बहुत रोजगार मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरा नंबर रोजगार देने वाला एमएसएमई सेक्टर है। हमारे यहाँ जो हैवी इंडस्ट्री, ये सब हैवी इंडस्ट्री में आते हैं। हैवी इंडस्ट्री की संख्या बहुत कम है, हमारे पास 48 PSU है। एमएसएमई के लिए सरकार ने काफी रियायतें पहले दी हैं। एमएसएमई बहुत वल्नरेबल सेक्टर है, बहुत जल्दी वो टूट सकता है। एमएसएमई की जितनी इकाइयाँ हमारे पास हैं, लगभग 63 मिलियन यूनिट्स अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से वर्किंग यूनिट्स सिर्फ 31% है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग काम करते हैं वो छोटे लोग होते हैं, उनको व्यावहारिकता में, उनको मार्केट में सस्टेन करने की बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हमारा सुझाव ये है कि हमें हैवी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, हमें वापस जाना पड़ेगा जो शुरुआत में हमें प्रोटेक्टिव जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी। जो छोटे, बहुत छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए हमें कुछ सेक्टर फिक्स करने पड़ेंगे कि वो चीज़ें और लोग ना बनाएं। लाइक रेडीमेड गारमेंट है, या मास्क बनाने का ही काम है, इस समय बहुत ज़रूरत है। मास्क बनाने के लिए कोई बहुत हाईटेक की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बड़ी कंपनीज के लिए बैन कर देना चाहिए। हमें छोटी, ये तय करना पड़ेगा कौन सी चीज़ एमएसएमई में बने और कौन सी चीज़ हैवी इंडस्ट्री में बने। हालांकि ये साइकिल पूरा होने जा रहा है, शुरुआत में ऐसा ही था। जब इकोनॉमी ओपन हुई तब ये चीज़ें ख़त्म हुई कि हमें इन चीज़ों को हटाया गया, रिजर्व कैटेगरी को ख़त्म किया गया। तो इसलिए हमें वापस वहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी हम एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करके चला पाएंगे, और उनको हमें कुछ सहायताएं देनी पड़ेंगी, जिनकी अगर डिस्कशन हो तो अलग से किया जा सकता है। इतना समय यहाँ नहीं है कि उनको एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन हमें इसको थ्रस्ट देना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सिंह साहब, ठीक है। हरीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सरकार ने प्राथमिकता पे रखा है कि खाद्यान्न वस्तुओं की बात सिंह साहब कह रहे थे, और जो ये स्वयं सहायता समूह है, ऐसे जो स्वयं सहायता समूह है लगभग 20 लाख के आसपास, उन सब को उनकी जो 10 लाख तक उनको लोन बिना गारंटी मिलता था, अब उसको 20 लाख कर दिया गया है। तो एमएसएमई को, सरकार को मजबूत करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और इन सारी चीजों को मजबूती प्रदान करने की सरकार की अपनी प्लानिंग है, और उनको रिलैक्सेशन भी दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आचार्य साहब जल्दी से 40 सेकंड में, 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए प्लीज, फाइनल कमेंट। 47 जो हैं स्कीम्स चल रही हैं, वो स्कीम्स इसलिए नहीं लागू हो पा रही, वो मानसिकता से टैली नहीं करती है। जितने एसएचजी वगैरह की जो चीज़ें बताई गई हैं, क्लस्टर की योजनाएं हैं, ग्रोथ सेंटर की योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं की सफलता इससे नहीं कि हमारी मानसिकता उनसे टैली नहीं करती है। और इसको अगर हम इसके आंकड़े देख लें और उनकी सक्सेस रेट देख लें तो इतना कम है, हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत है। व्यवहारिक तौर पर अपने देश के आधार पर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। आचार्य साहब, आपका फाइनल कमेंट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जनता को वर्तमान में भूख और दवाई की बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 खत्म हो रहा था, 5 दिन बाद लॉकडाउन लागू होता है 25 से, उसको इसमें नहीं जोड़ा जाए। इनकी 6 साल की आर्थिक विफलताओं को कवर अप करने का माध्यम न बने कोरोना। कोरोना का अलग है और इनकी पहले की विफलताएं अलग है। वो फाइनेंशियल ईयर का हिसाब अलग है। आप गुणा भाग करके आप विपक्ष के नेता हैं, सामने रखिए लोगों के। जनार्दन जी, आपका फाइनल कमेंट, कैसे रिवाइव होगी? ये विश्व की सबसे बड़ी मंदी है, हम कैसे पार पाएंगे? प्रदीप जी, मैं यहाँ कुछ पॉजिटिव साइंस भी देखता हूँ। जैसा आपने बोला कि काफ़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपने नए वेंचर्स को लॉन्च कर सकती हैं, और यहीं पर मैं सिंह साहब से थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखता हूँ। एप्पल ने अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाना चाहता है, वो चाइना से इधर शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे काफ़ी बड़ी और छोटी कंपनीज हैं।
देखिए वर्किंग कल्चर अब चेंज हो चुका है, प्रोफेशनल हो चुके हैं लोग, तो अगर इस तरह से आएगा तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो जॉब जनरेशन बड़े लेवल पे हो सकता है। इंडिया को रेवेन्यू जो है, जो फॉरेन करेंसी है, बात मैं कर रहा था ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। और एक चीज और मैं रखूंगा, यूरोप में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग जो यूथ है उसको भी एक चांस मिल सकता है, तो ये भी एक बड़ा आएगा। आपने देखा यूरोप में बहुत सारी जॉब्स गई हैं, तो जो चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज से थी, तो यहाँ पर भी इंडिया को एक बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने अमूल्य विचार रखने के लिए। तो भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से आशावादी रहा है। हमने बड़ी बड़ी त्रासदी को बहुत ही आसानी से झेल लिया है और कभी भी हम निराश और हताश नहीं हुए हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ी वैश्विक मंदी है उससे भी हम जरूर उबर पाएंगे, क्योंकि ये वैश्विक मंदी 1930 के बाद में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के रूप में उभर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो साइन है वो इंडिया के लिए कुछ अच्छे हैं, क्योंकि G20 के जो देश हैं उनके लिए उतने शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहे, जबकि भारत के लिए अभी भी इसके लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए तमाम काम करने की जरूरत है। जैसे NK सिंह साहब ने कहा, लोगों तक पैसा पहुंचाने की जरूरत है, लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है, खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये अगर हम धरातल पर खड़े उतर पाए, यकीन मानिए हमारा देश इस त्रासदी से भी गुजर जाएगा और हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।